कश्मीर में सेना के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में अब वो ड्रोन वाली साजिश रचने में लगा हुआ है, जिसे फेल करने का हिंदुस्तान ने बना लिया है पूरा का पूरा प्लान। इस रिपोर्ट में देखिए। एक्चुअल में क्या टारगेट था, ये कहना मुश्किल है। जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं। इसमें भी लश्कर का हाथ होने की काफी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। साजिश, दहशतगर्दी, आतंकवाद, हथियार बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, नहीं बदलती तो पाकिस्तान की फितरत। घाटी में आतंकियों का सफाया होने लगा, सीमा में घुसपैठ पर लगाम लगी, तो अब पाकिस्तान ने साजिश का नया हथियार ड्रोन को बनाया है। एक बार फिर जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसे सेना के जाबाज जवानों ने नाकाम कर दिया। सुबह लगभग 4:25 पर पाकिस्तान के एक छोटे हेक्साकॉप्टर ने आर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश की। मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की, जिसके बाद ड्रोन तुरंत वापस लौट गया। माना जा रहा है कि ये इलाके की निगरानी के लिए भेजा गया था, ताकि सीमा पर जासूसी की जा सके। बिल्कुल सीमा पर ही वो उस ड्रोन को देखा गया था, और जैसी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने उस ड्रोन को देखा तो तुरंत उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की, लेकिन कुछ मिनटों में ही वो ड्रोन जो है वहां से ओझल हो गया, यानी कि जो भी व्यक्ति उस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था उस ड्रोन को वापस ले गया। तो साफ तौर पर पाकिस्तान जो है ड्रोन भिजवा रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और अभी तक जो सूचना हमें मिली है कि ये जो ड्रोन आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया, इसका इस्तेमाल जो है सर्वेलेंस के लिए यानी कि जासूसी के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी भारतीय दूतावास में जासूसी कराने का मामला सामने आ रहा है, जहां एक बार फिर ड्रोन को हथियार बनाया गया। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद भारत ने इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। ये ड्रोन भारतीय दूतावास के अधिकारियों के आवास के ऊपर उड़ता हुआ दिखा। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पाकिस्तान में भारतीय मिशन के अंदर ड्रोन दिखाई दिया है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. पाकिस्तान की साजिशें तेज हुई तो भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं, क्योंकि पिछले 7 दिनों में चौथी बार जम्मू में ड्रोन की एक्टिविटी दिखी है। 26 जून को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के हर पहलू को देखा जा रहा है। हमले के तार लश्कर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं हमले में आरडीएक्स के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ड्रोन को सीमा पार से प्लांट किया गया या आसपास के इलाके से इसे उड़ाया गया, जिसके लिए स्टेशन के आसपास डोर टू डोर जाकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभी तक की जांच हुई है, उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफी पावरफुल थे, और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आरडीएक्स होने के जो सबूत मिले हैं, उसमें नुकसान काफी बड़ी तादाद पे हो सकता था, मगर अच्छी बात है कि इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव वेपन, बाकी चीजें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश ए मोहम्मद की सौटी भी आई थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सरहद के आसपास 9 बार ड्रोन उड़ते देखे गए। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश पर नकेल कसने के लिए बीएसएफ ने ड्रोन हंटिंग टीम तैयार की है। ड्रोन पर नजर रखने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है। सरहद पर तैनात होगा एंट्री ड्रोन सिस्टम। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने सरहद के अपनी तरफ एक ड्रोन स्टेशन बना रखा है। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है
और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। वहीं ड्रोन हमले के मामले में एनआईए की टीम फुल एक्शन में नजर आ रही है, जो साजिशों के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। सेना और एनआईए के जो आला अधिकारी है वो वायुसेना स्टेशन के अंदर गए थे। जांच जारी है और अभी उनका काफिला जो बाहर निकल रहा है, तो जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हर पहलू पर जो है जांच लगातार जारी है, चाहे एनआईए हो चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सभी जो है जांच में लगे हुए हैं। हालांकि जो गृह मंत्रालय है उसने जो है जांच का जिम्मा जो है एनआईए को दिया है, लेकिन उसके बावजूद बाकी एजेंसियां भी जो है जांच में जुटी हुई है। और एनएसजी जो है यहाँ पर तैनात है, उन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम को भी यहां पर इंस्टॉल किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जम्मू के दौरे पर हैं, जहां वो हालातों का जायजा ले रहे हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 27 तारीख के ड्रोन हमले के बाद अब केंद्र सरकार ड्रोन के नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसे लेकर 15 अगस्त तक ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा एंटी ड्रोन तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। 29 जून को पीएम मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में यह फैसला किया गया। यानी पाकिस्तान की साजिश के इस नए हथियार से निपटने के लिए भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जहां दहशतगर्दी को करारा जवाब देने की तैयारी है। दिल्ली से गीता मोहन, पौलमी शाह के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक। जम्मू में पाकिस्तान लगातार ड्रोन की साजिश रच रहा है, जहां पिछले 7 दिनों में चौथी बार ड्रोन देखा गया है। कब कब दिखा है ये ड्रोन, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। 26 जून को एयरबेस पर आतंकी हमला रचा गया। जम्मू में ड्रोन वाली साजिश किस तरह से लगातार पाकिस्तान की नाकाम हो रही है, लेकिन 26 जून यकीनन पहली बार इस तरह का मामला सामने आया। उसके बाद देखिए 27 जून को कालूचक में मिलिट्री बेस पर दिखा ड्रोन, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उसके बाद से लगातार तफ्तीश पूरे मामले में की गई। अगली तारीख आपको बताते हैं 28 जून, और यहां पर सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर दिखा ड्रोन। जम्मू में ये ड्रोन वाली साजिश जो तारीखों के हिसाब से इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और यकीनन इसने सुरक्षा एजेंसियों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं 2 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन नजर आया, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सुरक्षा कर्मियों के सामने है, लेकिन लगातार आतंकवादियों की इन साजिशों को नाकाम करने की कोशिश में हमारे जवान लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं। इन सब के बीच एक और भारत के जाबाज सैनिक ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मुस्तैद हैं। तो वहीं दूसरी ओर घाटी में आतंकवादियों की सफाई का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। पुलवामा अटैक में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी है। पुलवामा एनकाउंटर में अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 12 घंटे तक चला है एनकाउंटर। वहां की तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्रॉस फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत ने की है इस्तीफे की पेशकश। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए नवेले हाल ही में बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से यह खबर बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष को बकायदा उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल उनके कामकाज के तरीके को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष की स्थिति थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तीरथ ने बकायदा चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहा गया है इसमें? उपचुनाव ना होने का हवाला दिया है और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए, तीरथ सिंह रावत ने जो अपनी चिट्ठी लिखी और उसमें इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है, इसका मतलब यह है कि वो गवर्नर से मुलाकात करके इस्तीफा दे देंगे कल। लेकिन बड़ी बात यही है चित्रा कि उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 164 के तहत जो है उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल 151 के तहत जो है अगर 1 साल से कम समय रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। इसीलिए संवैधानिक संकट पैदा ना हो पार्टी और सरकार के सामने, इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि जो तीरथ सिंह रावत है वो अब इस्तीफा देंगे और नया कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा।
तो एक चीज ये है, और दूसरा उनका जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों में कामकाज रहा, या कुंभ के मेले को लेकर जिस तरीके की टेस्टिंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने ये कहा था जो टेंडर हुआ था वो मेरी सरकार के टाइम पे नहीं हुआ था, उस वक्त जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। हाँ। तो ये तमाम चीजें तो है ही है, लेकिन सच में संकट ऐसा था, चुनाव आयोग को अभी फैसला करना था, चुनाव आयोग क्या इलेक्शन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। उससे पहले ही तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश, लेकिन क्या इसको एक सामान्य प्रक्रिया, चूंकि वो संवैधानिक नियमों का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, बकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको पहले से इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जिसको भी मुख्यमंत्री की कमान हम सौंपेंगे उसको 6 महीने के भीतर चुनावों में जाना होगा। लेकिन क्या इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और सिर्फ इसीलिए चूंकि चुनाव वो नहीं लड़ सकते, आर्टिकल कुछ और कहते हैं, व्यवस्था इस समय कुछ और देखी जा रही है, इस वजह से उनकी ओर से ये पेशकश की गई है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये तो जरूर है, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत के कामकाज को लेकर सवाल उठे थे, उनके बयानों को लेकर सवाल उठे, उसके बाद पार्टी को ये जरूर एहसास हुआ था कि कहीं कोई हम जो है एक नया जो मुख्यमंत्री चुना है उनके कामकाज को लेकर समीक्षा की जरूरत पड़ी, और चुनाव में पार्टी को जाना है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि चुनाव हारे। और इसीलिए ये बात सही है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी तब बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे थे, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तब शायद पार्टी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि कोविड की दूसरी लहर के बाद चुनाव आयोग जो है वो इस तरीके का फैसला ले सकता है कि आगे चुनाव ना करा जाए, क्योंकि आपको याद होगा बंगाल चुनाव के बीच में ही चुनाव प्रचार के ऊपर काफी कड़ाई कर दी गई थी और उसमें काफी रोक लगाई गई थी। और अब क्योंकि ये क्राइसिस जब पार्टी के सामने आ गया है तो पार्टी को ये लगता है कि चुनाव आयोग की वेट करने बिना जो है नेतृत्व चेंज किया जाए, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड जो है उनके हाथ से छिटक जाए। ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सवाल यह है कि कमान अब किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी शासित ये राज्य है, वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने तो अब कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। देखिए बिल्कुल बीजेपी के सामने दिक्कतें हैं कि नया चेहरा कौन होगा, पुष्कर धामी होंगे या धन सिंह रावत होंगे या त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा पार्टी बनाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही पार्टी के सामने एक ऐसा संकट आ गया है कि एक नया नेतृत्व खड़ा उनको करना पड़ेगा। और अब जब चुनाव में 6 महीने का समय रह जाए तो ये जरूर संकट की बात है, क्योंकि नए नेतृत्व के साथ बीजेपी को चुनाव में जाना होगा और जो फैसले लिया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी ने एक फैसला लिया उसमें शायद पार्टी सही से कवर अप नहीं कर पाई और इसीलिए अब नेतृत्व चेंज करना पड़ रहा है पार्टी को, भले ही संवैधानिक संकट को की दुहाई देते हुए करना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि 1 साल से कम समय अगर रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी 2 सीटें वहाँ खाली हैं, गंगोत्री की और इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद हल्द्वानी की सीट खाली है। लेकिन क्या आप बनी रही हिमांशु हमारे साथ, दिलीप सिंह राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि मौजूदा विधायक ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार तीरथ सिंह रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात भी हुई थी। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इसी साल 10 मार्च को सीएम का पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी ये खाली थी जहां पर उपचुनाव कराया जाना है, लेकिन राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उसमें अब बहुत कम बचा हुआ वक्त है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग शायद ले नहीं ले, उसके विवेक पर निर्भर करता है और इसी वजह से संवैधानिक नियमों का हवाला देकर अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जानकारी ये मिल रही है कि कोई मौजूदा विधायक ही बन सकता है मुख्यमंत्री। दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उत्तराखंड की इस बड़ी खबर पर जो लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। दिलीप, अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिस तरह की संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है उसके मद्देनजर हो सकता है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाए। ऐसे में अब अगला चांस किसका लग सकता है, कौन बन सकता है उत्तराखंड का अब अगला मुख्यमंत्री? देखिए चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है। अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अभी तक लैंड किया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही समय के बाद में वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर अपना वो इस्तीफा सौंपेंगे।
गौरतलब है कि जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, कुछ समय पहले तीरथ सिंह रावत को लाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर, और उसके बाद अभी से ये हालात हो गए हैं कि 3 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री के बदलने की बात एक बार फिर से सामने आ गई है। 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, चेहरे के भाव साफ बता सकते थे कि वो आखिरकार किस परेशानी में है, लेकिन आखिरकार ये फैसला पूरी तरह से होने वाला है कि जल्दी ही एक नया चेहरा प्रदेश को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हमारे से बात चल रही है, उसको लेकर साफ है कि इस बार कोई भी व्यक्ति अगर आता है मुख्यमंत्री पद पर तो वो विधानसभा के अंतर्गत ही आएगा, वो पहले से ही विधायक होगा, कोई बाहर से कोई नया चेहरा नहीं आएगा। चित्रा, मतलब मौजूदा किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, बीजेपी अब किस चेहरे पर भरोसा करेगी? क्योंकि एक तरफ आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत लाया गया, अब तीसरा मुख्यमंत्री चुनने की भी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि यकीनन उस चेहरे को लेकर भी उसको जाना होगा। अब सीधे मैदान में हिमांशु से इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। हिमांशु, चूंकि बीते 3 दिनों में तीरथ सिंह रावत लगातार आलाकमान से मुलाकात करके अपनी बातें कह रहे थे और संवैधानिक नियमों को बाकायदा जांचा परखा जा रहा था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस तरह की स्थिति हुई नहीं। सीएम के लिए किन नामों की चर्चा है, जरा वो भी कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हिमांशु, आप बताइए कि दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? जी बिल्कुल, बताइए चित्रा। मेरा सवाल हिमांशु आपसे ये है, कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, इन नामों पर चर्चा हो रही है इस वक्त, जो जानकारी मिल रही है। दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? आप चेहरों के नाम एक बार देखिए। मुझे जहां तक लगता है धन सिंह रावत, क्योंकि देखिए 2 चीज हैं उत्तराखंड के अंदर। एक चीज को हम सबको समझना चाहिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स जो है वो ब्राह्मण और ठाकुर पे है। अगर आप किसी ठाकुर को हटाते हैं तो वहां पे आपको राजपूत ही लाना होगा। आप याद कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को चेंज करके आप तीरथ सिंह रावत को लेके आए थे। तो अगर तीरथ सिंह रावत को आप हटा रहे हैं तो आपको वहां पर कोई राजपूत को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अगर आप वहां पे किसी ब्राह्मण को बनाते हैं तो केंद्र सरकार के अंदर आपको जो है वो जो है ठाकुर यानी कि राजपूत को मंत्री बनाना होगा। तो ये सरकार, ये पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है उसमें जो है पुष्कर धामी और धन सिंह रावत इस तरीके के नाम है, क्योंकि अब जो है वो विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि जिस तरीके का संवैधानिक संकट जो है सरकार और पार्टी के सामने नजर आ रहा है, उसमें अगर ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करना होगा, कोई सांसद नहीं होगा, कोई दिल्ली से नहीं भेजा जाएगा जहां पे चुनाव कराने की सिचुएशन आ जाए, तो जो मौजूदा विधायक है उन्हीं विधायकों में से जो है नया मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो अब यह पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको बनाया जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या वहां पे राजपूत ही को हटा के राजपूत को बनाया जाएगा या ब्राह्मण को लाया जाएगा? महाराज का चेहरा इस वक्त बीच में है मंडल में, और इसके अलावा धन सिंह के नाम पर चर्चा। ये बताइए, इन दोनों लोगों की क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में? देखिए बिल्कुल, सतपाल महाराज एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो है राजपूत समाज से आते हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी एक लोकप्रियता है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले। और सतपाल महाराज जो हैं वो लगातार कांग्रेस में कई साल जो है वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी में आए हैं। धन सिंह रावत बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं और धन सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर एक अच्छी सोच भी है कि वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन धन सिंह रावत जो हैं अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो स्वतंत्र प्रभार के वहां पे मंत्री हैं। क्या सीनियरिटी को देखा जाएगा या फिर पार्टी ये सोचकर चलेगी कि हमको बाहर से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमको पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता, चाहे वो संघ से हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है। यह फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी आलाकमान जो है, जब ये इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद यहां से 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और यहां से विधायकों की राय जानने के बाद केंद्र के पास वहीं से जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे।
हिमांशु, अब इसी के साथ ही बड़ा सवाल यह है, देखिए एक तरफ उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं, जाहिर तौर पर 5 साल में बीजेपी ने वहां पर किस तरह के कामकाज किए उसका जवाब देना होगा। अगर इतने कम वक्त में एक मुख्यमंत्री को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई, अब संवैधानिक आधार पर उनको भी हटना पड़ रहा है। माना जा रहा है राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा वहां पर सौंप देंगे। इस्तीफे की पेशकश वो पहले ही कर चुके हैं। फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। मैं शायर बदनाम, जी हां, देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा के दिल से कुछ ऐसी ही आवाजें निकल रही हैं। मुशायरे के मंच पर मां पर अपनी शायरी से महफिल लूटने वाले मुनव्वर राणा अपने बेटे की करतूतों से बेजार हो गए हैं। पुलिस उनके बेटे को गुनहगार मानती है, लेकिन मुनव्वर पुलिस की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए इस पूरे मामले में बीती रात से लेकर इस समय तक क्या कुछ हुआ। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मरज फैल चुका है तो दवा निकली। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हंसते हुए वो शायर जिसके कलाम पर जमाना झूम उठता है, बैठे बिठाए हाले दिले जार खुल गया। मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार। वो शायर जिसके अल्फाज दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। कि महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वो शायर जो माँ पर शायरी करता है तो जमाने की आंखें नम हो जाती हैं। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। वो शायर जो हिंदुस्तान की मिट्टी की बात करता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। शहीदों की जिंदाबाद, वाह, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। वो शायर जो सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए। खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। उस शायर के अल्फाजों में आज कड़वाहटें भरी हुई हैं। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये तो आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। जिस शायर ने अपनी तमाम उम्र शेरो शायरी में काट दी, आज उसका साबका पुलिस से पड़ा है, किरदार मुकदमे में उलझा है। हम एक मामूली से आदमी, हमारी कोई हैसियत नहीं है ना। हम तो जाहिर सी बात है कि पूरी जिंदगी हम किताबों के पन्नों में डूबे रहे। अपने इस सरस्वती मंदिर की जो लाइब्रेरी हमारी है, इसकी हिफाजत में लगे रहे। इसके आगे तो हमने आंख उठा के देखा भी नहीं। या तो पैसे कमाए, पैसे कमा के इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, या पैसे कमाए तो इन लोगों के मुकदमों में, इन लोगों को मुकदमों से निकलवाने के लिए। वो शायर जो मंचों पर 2 गज जमीन की हकदारी वाला शायरी करता था, जमीनी विवाद में उसका नाम उछल गया है। दरिया में मत बहाव के इस मुल्क में अभी 2 गज जमीन का तो जमींदार मैं भी हूँ। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि क्या मेरा है क्या तेरा है। हमने बेटे से भी हमने यही कहा, हमने कहा जो है ले जाने दो। और मैंने ये कहा भी था और अभी भी ये कह रहा हूँ, एसएसपी से भी मेरी ये गुजारिश है कि जिस जमीन पे आप कहिए, चाहे वो 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 50 करोड़ की हो,
अगर हम खड़े थूक के न छोड़ के चले आए। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। मंच पर महफिलें लूटने वाले हिंदुस्तान के अजीमो शान शायर मुनव्वर राणा कानूनी चक्करों में फंस गए हैं। उनके बेटे तबरेज पर गंभीर आरोप लगे हैं। लखनऊ पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी भी की है। मुनव्वर अब अपनी शायरी की दुहाई दे रहे हैं। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं? इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हमारा किसी पर्टिकुलर किसी आदमी से कोई झगड़ा है ही नहीं। हम शायर हैं, झगड़ा करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। कुछ विचारधाराओं में गलती हो सकती है, विचारधाराओं में सगे भाई जब इस तरह से हो गए हैं तो मैं किसी पार्टी को मैं क्यों इल्जाम दूं? मुनव्वर राणा के बेटे पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। मुनव्वर बेचैन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी से मिलने की योजना बना रहे हैं। मैं सीएम से भी मिलूंगा और आज ही मैं एक पीएम साहब को से भी रिक्वेस्ट करूंगा मिलने के लिए, क्योंकि सीएम साहब पीएम साहब हमारा बहुत सम्मान करते हैं। शायर मुनव्वर राणा और उनके परिवार पर आफतें नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। उनके बेटे पर आरोप है कि उसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई। बेटे पर कानूनी आफत से मुनव्वर आहत हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल रायबरेली पुलिस ने आधी रात मुनव्वर राणा के घर पर छापा मारा था। पुलिस को मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की तलाश थी। तबरेज पर आरोप है कि उसने जमीन के लिए बड़ी साजिश रची। अपने चचेरे भाइयों को हत्या के प्रयास के आरोपों में फंसाने के लिए उसने खुद शूटर बुलाए और खुद ही पर गोली चलवा दी। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट कुछ आप दिखाइए। लेडी कांस्टेबल गुरुवार रात करीब 12:30 बजे का वक्त था जब शायर मुनव्वर राणा के लखनऊ वाले घर पर रायबरेली पुलिस ने दल बल के साथ धावा बोला था। पुलिस का ये दस्ता घर के भीतर दाखिल हो गया। घर की महिलाएं पूछती रही कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन पुलिस तो अपने काम पर जुटी रही। घर के चप्पे चप्पे को पुलिस ने छान डाला। और यूं करके फिर अंदर घुस गए लाइब्रेरी में। वहाँ भी इधर का उधर उल्टा पुल्टा जो भी किया, उसके बाद धड़धड़ा के आप ऊपर चले गए। बोले एक बार की तबरेज, हमने कहा नहीं, ऊपर चले गए। वहाँ घर पे हम लोगों के, आपको कहना चाहिए कि मुझे ऊपर जाना है, देखना है, तबरेज को देखना है, किसी को देखना है, तो आप बताते तो हम लोग बड़े दो। ऊपर लड़कियां थी, अपने अपने बेडरूम में घुस गए। मुनव्वर राणा का पूरा घर छावनी बन गया था। पुलिस को तलाश थी मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो कहने नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मुनव्वर राणा की बेटी की माने तो पुलिस टीम ने उनकी बेटियों के साथ हाथापाई की, उनका मोबाइल छीन लिया। जब मेरी बच्ची ने पूछा कि आपका कोई ऑर्डर होगा, कोई चिट्ठी पत्री आप लाए होंगे और विदाउट लेडी कांस्टेबल आप अंदर कैसे आ रहे हैं, तो इन बदतमीजों ने मेरी बच्चियों से हाथापाई करना शुरू की, धक्का मुक्की करना शुरू की। तब मेरी बेटी ने मूवी बनाना शुरू कर दी, तो ये मोबाइल छीन के ले गए। ठीक है, अभी तक नहीं मिला? नहीं। फिर जब ये जाने लगे तो मैंने कहा कि सर वो मोबाइल आप दे दीजिए, तो बोले कि ज्यादा बोलोगी तो गाड़ी में भर के तुमको भी ले जाएंगे। रात में ही फौजिया राणा ने वीडियो बनाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने आधी रात शायर मुनव्वर राणा के घर पर छापा क्यों मारा? दरअसल पुलिस को तलाश थी मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की। तबरेज पर 28 जून को रायबरेली में गोली चली थी। पुलिस ने जब जांच की तो उसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि हमला खुद मुनव्वर के बेटे तबरेज ने ही करवाया था। तबरेज अपने चचेरे भाइयों को फंसाना चाहता था।
उन लोगों से पूछताछ की गई जो कि होटल में इनके साथ दिखे, तो ये बात निकल के आई कि तबरेज इस बात से परेशान था कि इनके चाचाओं द्वारा इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही है, और हलीम और सुल्तान नाम के 2 व्यक्ति के साथ इसने ये प्लानिंग की कि यदि इस पर हमला हो जाता है तो इसके चाचा लोग बैकआउट कर जाएंगे, और साथ ही साथ इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़े, तो इसे मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाएगा। इस खुलासे के बाद ही पुलिस ने मुनव्वर राणा के घर पर धावा बोला था। रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर फायरिंग हुई। रायबरेली पुलिस ने तहकीकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। तबरेज ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। साजिश थी कि अपने चचेरे भाइयों को इस फायरिंग की घटना में फंसाकर जेल भिजवा दे और उनके हिस्से की बेची गई जमीन की रकम को खुद हड़प ले। रायबरेली पुलिस ने तहकीकात के बाद जब शूटरों को गिरफ्तार किया तो तबरेज पर शिकंजा कसा और तबरेज की पूछताछ के लाने के लिए मुनव्वर राणा के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी की। मामला जमीनी विवाद का है। पुलिस का दावा है कि जमीन के विवाद में अपने चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए ही तबरेज ने खुद पर गोलियां चलवाने की साजिश रची, लेकिन मुनव्वर राणा कहते हैं कि उनके बेटे को फंसाया गया है। जाहिर सी बात है, मेरी औलाद है तो वो अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो मेरी औलाद नहीं है। मुनव्वर राणा और उनका परिवार पुलिस पर आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास भी पुख्ता सबूत हैं। फिलहाल तबरेज फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। 28 जून की रात मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर हमला हुआ था। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई, लेकिन पुलिस ने जब हमले और एक होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सारा का सारा ड्रामा खुलकर सामने आ गया। तबरेज राणा की सारी साजिश का हो गया पर्दाफाश। अट्ठाईस जून को रायबरेली में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि यहाँ की त्रिपुला चौकी के पास शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर गोली चली थी। ऐसी गाड़ी मैंने टर्न की, 2 लोग थे वो सामने से आए और वो चेहरा वो रैप किए हुए थे, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो मतलब लाइक विद इन अ सेकंड दे स्टार्टेड फायरिंग। गोली चलाई उन्होंने, 2 गोली चलाई और मैं नीचे ऐसे हल्का सा बेंड होकर मैंने गाड़ी मोड़ ली, जो मैं कर पाया ऑल ऑफ अ सडन। उसके बाद वो लोग बस जैसे ही मुड़े 1 सेकंड का उन्होंने होल्ड लिया होगा, तो थैंकफुली मेरे पास भी वेपन था। मैं जैसे जितनी देर में उतरा तो वो रॉन्ग साइड से चले गए बाइक लेके। बेटी की खैरियत देखने मुनव्वर राणा रायबरेली पहुंचे थे, पूरा परिवार पहुंचा था। शायर के बेटे पर गोली चलने की खबर से पुलिस में भी हड़कंप मच गया था। फौरन FIR लिखकर तफ्तीश शुरू हो गई। पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाई तो सीसीटीवी फुटेज देखकर माथा ठनक गया। तबरेज की गाड़ी बहुत इत्मीनान के साथ पेट्रोल पंप के पास रुकती है। हमलावर मोटरसाइकिल पर आते हैं, गाड़ी की एक बार परिक्रमा करते हैं, पीछे से आकर गोली चलाते हैं। साफ दिख रहा है कि गोली गाड़ी पर चलाई गई। पुलिस की तफ्तीश में पूरा मामला खुल गया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड तबरेज ही था। तबरेज ने शूटरों के साथ रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में 2.5 घंटे मीटिंग की। रात 12 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटरों के साथ ओम क्लार्क होटल में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख में बेच दी थी। इसे लेकर वो अपने चचेरे भाइयों को फंसाना चाहता था। पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों शूटरों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है हलीम, सुल्तान, सत्येंद्र तिवारी और शुभम सरकार। दिन पहले तबरेज राणा से हुई उनके प्लाट पे। जब हम उनके प्लाट पे गए तो उन्होंने कहा कि हलीम भाई एक हमारा छोटा सा काम करवा देते हैं। हमने कहा क्या काम किया? हमारे परिवार के चाचाओं से हमारा विवाद चल रहा जमीन में, तो हमारे ऊपर गोली चलवा दो हाईवे। तो हमने कहा ठीक है, काम हो जाएगा आपका। जब ये निकले तो हमने अपने 2 शूटर सत्येंद्र और शुभम को भेजा, जो इन पे गोलियां चला दी। ये मामला आपराधिक था। पुलिस के मुताबिक वो रायबरेली में झूठा केस दर्ज करवाने के आरोपी तबरेज की तलाश में थी, लेकिन मामला मशहूर शायर के बेटे से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस का ये एक्शन भी सियासी हो गया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और रायबरेली से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन तबरेज मुनव्वर राणा का बेटा कहां पर है, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। कल दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आज शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और दिल्ली एनसीआर में बारिश की बूंदों ने लोगों को थोड़ी राहत दी। हमारी संवाददाता अमीषा माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पिछले 15 मिनट से तेज बारिश और हवाएं चलना शुरू हो गई है और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी सड़कों पर भरना शुरू हो चुका है। हम इस वक्त साउथ दिल्ली में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं तेज हवाएं चल रही है, बारिश भी तेज है और जगह जगह पर ब्रिजों के नीचे कम्यूटर्स ने रुकना शुरू कर दिया है। चलते हुए लोग, बाइक पे चलते हुए लोग, स्कूटरों पे चलते हुए लोग ब्रिजों के नीचे और पेड़ों के नीचे रुकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी इस वक्त एक अचानक से बारिश तेज आ गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये मानसून नहीं है, मानसून के दिल्ली में आने में अभी कम से कम 1 हफ्ता है, लेकिन जिस तरह से तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, दिल्ली के मौसम के लिए ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में 42 से ऊपर तापमान जा रहा था और एकदम इस आती हुई बारिश से तापमान काफी नीचे गिर गया है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि साउथ दिल्ली में अचानक बारिश के बाद पानी भी भरना सड़कों पर शुरू हो गया है। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक। उधर बिहार में बारिश और बाढ़ में लोगों की जिंदगी कैद है। गांव टापू बन गए, न रास्ते का पता है, न ही आने जाने का कोई साधन। पश्चिमी चंपारण में तो नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि सड़कों पर दरिया बह रही है। हर तरफ पानी पानी, सड़क पर सैलाब है। धारा इतनी तेज कि बहा ले जाए, लेकिन पार करने हो तो डूब कर ही जाना होगा। ठेले पर बाइक सवार है तो ट्रैक्टर पर सवारी है, पैदल चलने वाले साथियों के साथ, ताकि एक दूसरे को थाम सके। कुछ ने डंडों के सहारे सड़क पार करने की हिम्मत दिखाई। बाढ़ का यह मंजर बिहार के पश्चिमी चंपारण का है, जहां लगातार हो रही बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। पश्चिमी चंपारण में सिकहरना नदी बीच सड़क से बहने लगी। बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली सड़क पर कई जगह ऐसा ही हाल है। चनपटिया ब्लॉक तो पूरी तरह से डूब गया। यहाँ के 24 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस आया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंपारण में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम मौजूद हैं बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली जो सड़क है, उसकी हालत आप देख लीजिए। ये सिकरहना का पानी है और सिकरहना जिसे बाद में आगे चलकर बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। कितनी तेज धार है यहाँ पर कि चलना मुश्किल है इस धार में। और ये सड़क है, सड़क पे इस तरह से पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है और जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। लोग किसी तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। गंभीर और ज्यादा इतना पानी हो जाता है छाती भर। यहाँ पर मैंने उस गांव के लोगों को जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइन पकड़ कर जाते हैं लोग, खतरा से वो भी खाली नहीं है। बहुत गंभीर हालत है चनपटिया सतोरिया रोड पर और यहाँ बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी तक सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली है, नहीं सरकार से जिला से कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। महीना में 2 बार बाढ़ आ चुका है। बगहा में तेज धार में गौतम बुद्ध सेतु को जोड़ने वाली सड़क ही धंस गई। गंडक नदी पर बना ये पुल पश्चिमी चंपारण को यूपी बिहार से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। सड़क में विशाल गड्ढा बनने से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, जिसपे 2 किलोमीटर का पुल बना, पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। बारिश और वाल्मीकि नगर से छोड़े गए पानी ने बेतिया की सूरत बिगाड़ दी। सड़कें डूबी हुई हैं, सैकड़ों दुकानें बह गए।
जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। जो भी गला पूंजी था वो भी हम लोगों का आज समाप्त हो गया इस बाढ़ में। और अब जाए तो जाए कहाँ, हम लोग जो मैंने स्थिति इतनी बुरी हो गई, भूखमरी कगार पर आ गए हम। अब न कोई गल्ला है, न पूंजी है, न महाजन माल देने के लिए तैयार है। अब हम लोग पैसा है कि दुकानदारी फिर से कर सके। नेपाल से सटे रक्सौल पर सिरिसवा नदी का कहर बरपा है। नदी के किनारे के इलाके पानी पानी है। कमर तक पानी में घुसकर लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है। यहाँ के कई इलाके टापू बन गए। 8 दिन से हम लोग को बारिश हो रहा है, जांग भर पानी हिलकर हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सब्जी लाने या चाहे बर बीमारी में दवा दारू लाने के लिए। सीतामढ़ी की तस्वीर भी ऐसी ही है। यहाँ के रुन्नी सैदपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव डूब गए। बागमती के तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों के लिए अब बस नाव का ही सहारा है। पश्चिमी चंपारण से सूजी झा के साथ आज तक ब्यूरो।